ओके, नाउ सो हम लोग क्या देख रहे थे, 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स क्या है वो एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। तो 6 प्रिंसिपल्स हो चुके हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रिंसिपल्स। नाउ द नंबर 7 इज़ यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। ओके, फीड स्टॉक्स मतलब क्या, वी कैन से रॉ मटेरियल्स और द रिएक्टेंट्स, है ना, जो हम लोग रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं किसी भी एनर्जी के फॉर्म में या डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, दैट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज। तो ध्यान से समझो, रॉ मटेरियल हम लोग किसी भी चीज़ के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो रॉ मटेरियल हम लोग ले रहे हैं वो कहाँ से आना चाहिए, वो आना चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेज से। देखो सिंपल सी टर्म में समझाऊंगा कि ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली किसके डोमेन में है, यह पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के डोमेन में। तो हम सबको पता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मतलब क्या। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर से फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल जिसमें पेट्रोल है, गैसेस है, वो सारी चीज़ें हम लोग निकालते हैं, जिसे हम लोग ईंधन बोलते हैं, ठीक है, फ्यूल्स बोलते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, माइंस के अंदर से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो उसमें होगा क्या कि हमारे जो फ्यूल्स हैं, हम लोग जो अर्थ के अंदर से जो माइनिंग के ज़रिए से हम लोग जो निकालते हैं, दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। यस और नो? तो वो क्या है, एक वो हमेशा अनलिमिटेड रहेंगे क्या, वो बार बार बनते हैं क्या, नहीं, वो दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। कि जितनी तेज़ी से हम लोग निकाल रहे हैं ना फ्यूल्स हमारे जो है ज़मीन के अंदर से माइंस के थ्रू, तो एक दिन आएगा कि वो सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? जो तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, गैसेस वगैरह जो निकलती है, दे आर फॉसिल फ्यूल्स। तो वो क्या है, एक लिमिटेड स्टॉक में है, एक लिमिटेड है। और अगर जितना ज़्यादा अभी जिस स्पीड से यूज़ कर रहे हैं, अगर कंटिन्यूसली यही स्पीड चलती रही ना, तो आगे फ्यूचर जनरेशन को तेल वगैरह और पेट्रोल वगैरह मिलने वाले नहीं। तो दे आर नॉन रिन्यूएबल, इसका मतलब दे डिप्लीट होना मतलब डिग्रेड होना, खर्च होना, इस्तेमाल हो जाना, है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब कुछ ऐसा किया जाए। अच्छा, बेसिकली उससे मिलता क्या हमको, उससे मिलती है हमको फ्यूल मिलता है, उससे एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से हम लोग लेट से हमारी जो व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, कार हैं, वो हम लोग किससे चला रहे हैं, पेट्रोल वगैरह से चला रहे हैं, उसकी फ्यूल की एनर्जी से। आगे बात समझ में? अच्छा, अब कुछ ऐसा किया जाए कि वही काम हम लोग, अगर वही फ्यूल्स वगैरह जो हम लोग क्या कर सकें, किसी दूसरे रिसोर्स से अगर हम लोगों को मिल जाए तो, ठीक है। अब देखो होगा क्या, सिंपल सी चीज़ है, हमारे जो पेट्रोकेमिकल जो फ्यूल्स होते हैं वो होते क्या हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मालूम है नहीं सबको, हमारे जो हमने देखा है अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के अंदर, तो बेसिकली मीथेन, ईथेन, उसके आगे जो होते हैं, तो बेसिकली वो ऐसा फ्यूल यूज़ होते हैं। यूजेस ऑफ अल्केन्स में आप लोग देखिए L1 के चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। आमतौर से अल्केन जो होते हैं वो काय में यूज़ होते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं। तो सिंपली वो क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या, उसके अंदर क्या होगा, कार्बन होगा। सो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो फ्यूल होते हैं, फ्यूल्स आर नथिंग बट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे कंटेन कार्बन। अब देखो बेसिक काम क्या, अपने को क्या लेना है, कार्बन लेना है। अच्छा, वही कार्बन हम सबको पता है, हमारी जो है एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यस और नो? अब उस कार्बन डाइऑक्साइड से भी तो हमको कार्बन मिल सकता है ना, और कार्बन मिल जाएगा तो कार्बन से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कार्बन को यूज़ करके हम लोग फ्यूल बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो मेन काम क्या करना है, अपने को कार्बन लेना है। अब कार्बन के जरिए का कार्बन जो फ्यूल के तौर पे यूज़ हो रहा है, वो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, माइंस के थ्रू अर्थ के अंदर से ले रहे हैं। और वही कार्बन को अगर हम लोग एयर में से लेंगे, तो अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, हम सबको पता है एयर में है, और हमारे जितने भी अर्थ के प्लांट्स हैं, है ना, प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स, वो सारे हैं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं। इसके अंदर भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। और फोटोसिंथेसिस तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, यस और नो? फोटोसिंथेसिस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली हमको मिल रही है। तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली रहती है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अब ऐसा मेथड, सिंथेसिस मेथड डिज़ाइन किया जाए, केमिकल सिंथेसिस ऐसा डिज़ाइन किया जाए जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से कार्बन को एक्सट्रैक्ट करे, है ना, और उस कार्बन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस कार्बन से क्या करे, फ्यूल बनाए। अब वो जो फ्यूल मिलेगा और वो जो मिलेगा एनर्जी का जो सोर्स मिलेगा, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ रिन्यूएबल। ओके, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट, रिन्यूएबल। क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअसली बनती रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड अगर कंटिन्यूअसली बनती रहेगी तो कंटिन्यूअसली हमको क्या मिलता रहेगा, रिन्यूएबल सोर्स क्या होगा, मिलता रहेगा, और फ्यूल जो है वो कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा।
आगे बात समझ में। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। तो ऐसे फीड स्टॉक या ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ करना है जो हमेशा क्या होते रहे, मिलते रहे, रिन्यूएबल रहे, कंटिन्यूसली हमारे नेचर के अंदर आते रहेंगे। आगे बात समझ में। तो ये हो गया 7th प्रिंसिपल, दैट इज़ यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। नाउ नेक्स्ट इज़ रिड्यूस डेरिवेटिव्स। अब देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई केमिकल रिएक्शन जब होती है तो हमको जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना होता है, तो उसके बीच में ना कुछ फंक्शनल ग्रुप रिएक्टेंट के अंदर होते हैं, उनको हमको कवर करके रखना पड़ता है, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, उनकी मतलब प्रोटेक्शन रहती है और वो कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो जाते। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एकदम सिंपल से एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ये है मेटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड, वी कैन से बेंजल्डेहाइड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड। इससे हमको चाहिए मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। दिस इज़ माय मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड, अल्डेहाइडिक पार्ट है। वी हैव टू गेट और वी हैव टू ऑब्टेन मेटा हाइड्रोक्सी एसिडी बेंजोइक एसिड फ्रॉम दिस अल्डेहाइड। अच्छा अब देखो इसमें करना क्या होता है, इसकी रिएक्शन करना होती है ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो अल्डेहाइडिक ग्रुप क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक ग्रुप में। CHO से क्या बन जाएगा, COOH। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ से रिएक्शन करते हैं, अगर इसको डायरेक्टली यहाँ पर ऑक्सीजन अगर हम लोग सप्लाई करेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इसको तो एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट करेगी, इसको भी एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगी। जो हमारा OH ग्रुप है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप में। तो हमको डाई एसिडिक का पार्ट मिल जाएगा। लेकिन हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, सिर्फ अल्डेहाइडिक का पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो और OH ग्रुप एज इट इज़ रहे। आगे बात समझ में। लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन से होगा नहीं। तो अब उसके लिए करते क्या है, अब उसके लिए देखो क्या किया जाता है। सबसे पहले ये जो है इसका रिएक्शन हम लोग किसी एक दूसरे रिएजेंट से कराएंगे। यहाँ पर रिएजेंट हमने क्या ले लिया, C6H5CH2Cl। ये रिएजेंट क्या करेगा, ये रिएजेंट इस OH ग्रुप के साथ अटैच होकर इसको प्रोटेक्ट करेगा। अब देखो OH ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ पर OH ग्रुप था, यहाँ पर C6H5CH2Cl आ गया, तो यहाँ पर HCl बाहर निकला और ये पूरा ग्रुप O के साथ अटैच हुआ। अब यहाँ OH ग्रुप ही क्या हो गया, चेंज हो गया। आगे बात समझ में। तो सबसे पहला काम क्या कि हमने इसको मास्क कर लिया, बोल सकते हैं ना, इसको हमने प्रोटेक्ट कर लिया बाय यूजिंग दिस रिएजेंट। अब ये इसको क्या बोलेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप। अब उसके बाद जब ऑक्सीजन इसके साथ जो है रिएक्शन होगी ऑक्सीजन की, अब यहाँ तो OH ग्रुप बचा ही नहीं, तो यहाँ पर तो रिएक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता ऑक्सीजन की रिएक्शन। तो ऑक्सीजन सिर्फ किसके साथ रिएक्ट होगी, अल्डेहाइडिक ग्रुप के साथ, और उस अल्डेहाइडिक ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगी, एसिडिक ग्रुप में। ठीक है, तो अब ये एसिड बन गया। अब ये ग्रुप कैसा रहा, एज इट इज़ रहा, और ये वाला पार्ट हमको जो डिज़ायर्ड पार्ट था वो चेंज हो गया। अब ये हो गया तो वापस से क्या करो, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, OH ग्रुप में। इसको क्या बोल देंगे, डी प्रोटेक्शन। तो हमने जो प्रोटेक्शन लगाया था इस पार्ट का, उस पार्ट को क्या कर दो, हटा दो, जिससे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप का डी प्रोटेक्शन हो जाएगा और वापस से हमको क्या मिल जाएगा, OH ग्रुप। तो अब देखो फाइनली प्रोडक्ट मिल गया। क्या गया कि यहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन जब इसके साथ रिएक्शन हुई तो इसके साथ तो रिएक्ट हुई, बट यहाँ पर OH ग्रुप नहीं था। क्यों, इसलिए कि हमने उसका प्रोटेक्शन कर दिया, जिसकी वजह से ये पार्ट बच गया। अब वापस से इसका डी प्रोटेक्शन करो, वापस से क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा, तो हमको मिल गया डिज़ायर प्रोडक्ट। तो अब देखो हुआ क्या, बेसिकली हमको अगर डायरेक्ट इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करते तो ये ग्रुप भी अल्टर हो जाता, बट ये ग्रुप को बाकी रखने के लिए हमने क्या किया, मास्किंग एंड अनमास्किंग की, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन किया एक फंक्शनल ग्रुप का, जिसे क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव्स। तो इसके अंदर होता क्या है, प्रोटेक्टिंग एंड डी प्रोटेक्टिंग जो ग्रुप का जो हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं, एक्स्ट्रा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं ना। अब एक्स्ट्रा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्ट में वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो एटम इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। याद करिए एटम इकोनॉमी हमने जो देखा था, जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं सब के सब का आना चाहिए हमारे प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा रिएजेंट तो प्रोडक्ट में दिख ही नहीं रहा है ना, तो एटम इकोनॉमी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, जो इफ़िशिएंट नहीं है। उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग है, वेस्ट भी बहुत सारा इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। तो अब कुछ ऐसा मेथड बनाया जाए कि ये चीज़ अपने को ना करना पड़े, रिएक्शन भी डायरेक्ट हो और हमको जो प्रोडक्ट मिले वो भी डायरेक्ट मिले, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिले, है ना। प्रोडक्ट में भी कुछ चेंज नहीं होना चाहिए और रिएक्शन भी इतनी घुमा फिरा कर करने के बजाय डायरेक्ट रिएक्शन होना चाहिए। इसका मतलब प्रोटेक्टिंग एंड डी प्रोटेक्टिंग ऑफ द ग्रुप शुड बी मिनिमाइज।
क्यों मिनिमाइज़ करना, इसलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा रिएजेंट यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वेस्ट ज़्यादा बनता है, एटम इकोनॉमी कम होती है, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो दिस इज़ द पर्पज़ एंड दिस इज़ द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द 8th प्रिंसिपल, दैट इज़ रिड्यूस डेरिवेटिव्स, कि हमको क्या करना है, प्रोटेक्टिंग डी प्रोटेक्टिंग को जितना हो सके उतना मिनिमाइज, नंबर ऑफ स्टेप्स कम होती जाएंगे, टाइम भी बचेगा, रिसोर्सेज भी बचेंगे, अल्टीमेटली इफिशियंसी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो ये 2 प्रिंसिपल हो गए, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे के प्रिंसिपल्स को देखते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 9th प्रिंसिपल, दैट इज़ यूज़ ऑफ कैटालिसिस। ओके, हम सबको पता है कैटलिस्ट क्या होता है। सो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच एनहांस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को या उसकी स्पीड को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट के ज़रिए से बढ़ा सकते हैं। अब देखिए कैटलिस्ट जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंजाइम्स की बात करूं तो एंजाइम्स आर ऑल्सो अ बायो कैटलिस्ट। तो हमारे जिस्म के अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम्स उनको बहुत ज़्यादा स्पीड अप करते हैं, है ना। अगर एक रिएक्शन है तो एंजाइम उसको जो है 10⁻⁷ टाइम्स 10⁻20 टाइम्स तक क्या कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। मतलब एक रिएक्शन जो 10⁻20 सेकंड्स में होने वाली थी वो 1 सेकंड में हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, बेसिक काम, दे एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहली चीज़। तो अब देखिए बेसिकली ये काम कहाँ यूज़ होगा, ये यूज़ कहाँ पर होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आज देखो एनर्जी का डिमांड बहुत ज़्यादा है ना, लोगों को जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में क्या चाहिए, एनर्जी के चाहिए। अब उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी जब भी तो रिक्वायरमेंट मीट होगी ना। ठीक है, एक फैक्ट्री है, लेट्स से एक फैक्ट्री के अंदर एक चीज़ बन रही है, वही चीज़ दूसरी फैक्ट्री में भी बन रही है, लेकिन अगर पहले फैक्ट्री वही चीज़ एक दिन में 10 बना रही है और दूसरी फैक्ट्री एक दिन में 100 बना रही है, तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन सी है, ज़्यादा एफिशिएंट 100 वाली है, क्योंकि हमारे बाहर का जो एनर्जी का डिमांड है वो लेट्स से 500 है, तो 500 का 100 तो कम से कम 100 तो पूरा हो रहा है, ये 10 कम से कम ये बहुत कम हो गया है ना, 10 पूरा हो रहा है मतलब 490 रिमेनिंग है, 100 कर रहे हैं मतलब एटलीस्ट 400 तो हो गया, 400 ही रिमेनिंग है ना। तो डिमांड को मैच करने के लिए हमको किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, एनहांस करना पड़ता है। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन एनहांस किससे होता है, कैटलिस्ट से। तो एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट रिड्यूसेस टाइम, है वेस्ट भी क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है, ठीक है, टाइम को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और फुलफिल एनर्जी डिमांड्स। ये इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी की जो ग्रोइंग डिमांड्स है ना, इतने ये चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट बोलो एनर्जी बोलो दोनों सेम ही चीज़ है। तो प्रोडक्ट की जो डिमांड्स हैं वो कम टाइम में फुलफ़िल किससे हम लोग कर सकते हैं, कैटलिस्ट से। आगे बात समझ में? तो जो प्रोडक्ट जो है फॉर एग्जांपल 5 घंटे में बनने वाला है, वो कैटलिस्ट की वजह से 5 मिनट में बन रहा है, तो 5 घंटे में बहुत सारे प्रोडक्ट रेडी हो जाएंगे। और जब ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट रेडी हो रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग जो एनर्जी की जो बाहर से डिमांड आ रही है, जो हम है ना जो वो हो रही है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका सप्लाई बराबर कर सकते हैं। फाइन, आगे बात समझ में? तो ये हो गया यूज़ ऑफ कैटालिसिस। तो एग्जांपल क्या है, बहुत सारे कैटलिस्ट है ना, लेट से बहुत सारी मेटल्स हैं, जैसे अगर आप लोगों को याद होगा हेबर्स प्रोसेस है ना, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इसको जो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, अमोनिया की सिंथेसिस के लिए, इसमें एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं आयरन। तो आयरन क्या है, कैटलिस्ट है, मतलब ये रिएक्शन को क्या करता है, वो स्पीड अप करता है। तो अब जो अमोनिया का जो डिमांड है वो किससे हम लोग कवर कर सकते हैं, आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज़ करने से। आगे बात समझ में? इसी तरह एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। अभी मैंने बताया जितनी भी बॉडी के अंदर की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो एंजाइम उनको क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, इस वजह से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग चल रही है। वरना रिएक्शन हो रही है लेकिन स्लो हो रही है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज से एनर्जी का जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, अगर वो रिएक्शन स्लो होगी तो एनर्जी हमारे अंदर डेवलप होगी बहुत स्लोली, जो बाद में अगर हमको तो कंटिन्यूसली एनर्जी की ज़रूरत है ना, तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर स्लो डेवलपमेंट हुआ तो हमारे पास एनर्जी बॉडी में बाकी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ कौन करता है, कैटलिस्ट करता है, जो डिमांड को कवर करने का काम करता है। आई बात समझ में? नाउ 10th वन इज़ डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। अच्छा, नाम ही से समझ में आ रहा है कि अब हम लोग लेट से हमने एक प्रोडक्ट बनाया, सारी चीज़ें उसमें सही की, एटम इकोनॉमी अच्छी है, उसको जो है रॉ मटेरियल लिया वो टॉक्सिक नहीं था, है ना, जो प्रोडक्ट बना वो भी टॉक्सिक नहीं था, सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ अच्छा हुआ ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली। लेकिन एक फॉल्ट उसमें ये हुआ कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं हो पाया।
सब उसका यूज़ भी कैसा था, सेफ़ यूज़ था, पोल्यूशन लेस उसका यूज़ था, सेफ़ बिल्कुल था। लेकिन वो उसका जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो अब वो इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं हो पाया। बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे प्लास्टिक, है ना। प्लास्टिक क्या है, वो एग्जांपल किसकी है, नॉन डिग्रेडेबल की, कि उसका यूज़ होने के बाद अगर आप लोग उसको छोड़ दोगे तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद भी वो जैसे कि वैसे रहती है, वो डिस्पोज नहीं हो पाती, डिकम्पोज नहीं हो पाती। तो अब वो भी क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को बढ़ा रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो दैट शुड बी डिग्रेड इन टाइम, है ना। एक प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो क्या होना चाहिए, एक सूटेबल टाइम में वो डिग्रेड होना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट के ऊपर उसको कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। इसके लिए अब हम लोग यूज़ करते हैं क्या, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, है ना। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर याद होगा आपको, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था, ठीक है। PHBV है, उसके बाद में जो है नायलॉन 2 नायलॉन 6 है, उसके बाद में PGA आई थिंक एक होता है, ओके। बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। तो वो उनका काम क्या है कि वो काम होने के बाद एनवायरनमेंट में खुद ब खुद क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो होते हैं काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन वो नेचर के अंदर डिग्रेडेबल नहीं है। दैट्स वाई उस नेचर के ऊपर उनका असर बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस और टॉक्सिक होता है। सो आवर प्रोडक्ट शुड बी डिग्रेड इन टाइम एंड इट कैन नॉट एंड इट डू नॉट रिमेन इन इन्वायरमेंट फॉर लॉन्गर टाइम। जितने ज़्यादा टाइम तक के लिए इन्वायरमेंट में रहेगा उतना उसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। सो आवर एम शुड बी कि वी हैव टू डिज़ाइन सच प्रोडक्ट विच विल डिग्रेड इन इन्वायरमेंट। आगे बात समझ में। इसके लिए अब हम लोगों का अप्रोच किधर जा रहा है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, मतलब बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पॉलीमर्स से मिलकर पॉलीमर्स के बने होते हैं, अब उन पॉलीमर्स के अंदर क्या यूज़ किया जाए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के यूज़ भी हो जाए, बाद में खुद ब खुद क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, डिग्रेड हो जाए, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। आई बात समझ में। तो ये हो गए और दो, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक दो और बचेंगे, वो देखकर फिर आगे के पार्ट को हम लोग देखते हैं।